हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लर्नर क्वेश्चन का आज एक 30वां वीडियो है। इससे पहले 30 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोग उसे देख लिए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को वो 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, ऐसे बात की जाए तो वो पहले बीच बीच में आया भी करते थे। हालांकि वो भारत से दक्षिण अफ्रीका सन 1893 में गए थे। कब गए थे? सन 1893 में। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वो वापस आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। लेकिन 1893 को जब वो भारत गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो बीच बीच में वो भारत आया करते थे। जैसे कि 1901 में भी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी। तो 1901 में अधिवेशन, जब उस समय अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता में हो रहा था, 1901 वाला अधिवेशन। ठीक है, तो उस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रथम बार पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि प्रथम बार वो भागीदारी किए हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। कब किए थे? 1901 वाले अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था दिनसा इदुल्ची वाचा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दिनसा इदुल्ची वाचा के द्वारा। रुकिए लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दिनसा इदुल्ची वाचा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वाचा के द्वारा, दिनसा इदुल्ची वाचा के द्वारा 1901 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1901 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता में। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? तो कांग्रेस के 1901 वाले अधिवेशन में, जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था दिनसा इदुल्ची वाचा के द्वारा किया गया था। ठीक है, वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इससे संबंधित, आइए कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तो बहुत सारा रीजन से प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, मैं इसका डिस्कस करूंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करके जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे तो पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे? क्वेश्चन को समझिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ कि अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करने के बाद जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे तो पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो यही 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी प्रवासी यात्रा हमेशा के लिए समाप्त करके आने के बाद पहली बार भाग लिए थे। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी पहली बार 1901 वाले अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन की और क्या विशेषता है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की विशेषता है कि इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो है वो एक हो गया था। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये गरम दल नरम दल कौन था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही दो दल थे। ठीक है, जिनकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, तो इस कारण से एक गरम दल में बट गया, एक नरम दल में बट गया। तो ये बटा कब था? तो ये बटा था सूरत फुट, इसे सूरत फुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में आपसी मतभेद होने के कारण कुछ दल गरम दल में बट गए और कुछ नरम दल में बट गए। ठीक है, तो गरम दल के 3 नेता जो बहुत प्रसिद्ध हैं, बाल पाल लाल के नाम से। किस नाम से? बाल पाल लाल के नाम से। ये कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है, इसके बाद आपका बिपिन चंद्र पाल है और लाला लाजपत राय हैं। ये गरम दल के 3 प्रमुख नेता हैं। ठीक है, वहीं अगर नरम दल की बात की जाए तो नरम दल में आपका आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी, आ जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आ जाएंगे, और इसके बाद आपका क्या बोला जाता है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। ये सब नरम दल के नेता हैं। ठीक है, जबकि गरम दल के 3 प्रसिद्ध नेता का नाम मैं जस्ट नाम बताई। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा देता है कि लाल बाल पाल के नाम से किन प्रसिद्ध नेताओं को जाना जाता है, तो आप लोग आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। एक और वजह से 1916 का लखनऊ अधिवेशन प्रसिद्ध है। कौन सा वजह है? तो ये वो वजह है कि मुस्लिम लीग जो है पहली बार कांग्रेस के साथ एक मंच साझा किया था। ठीक है, कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस में मिला था, और मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन वाला जो प्रणाली था, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दिया गया था, तो इस चीज़ को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो पहली बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को एक्सेप्ट किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और इसी समय मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ मंच को साझा किया था। ठीक है,
2-3 और अधिवेशन जान लेते हैं कांग्रेस का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो बिहार में पहली बार 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था आर.एन. मुधुलकर के द्वारा। किसके द्वारा? आर.एन. मुधुलकर के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। एक और अधिवेशन है जो बिहार में हुआ था, बहुत ही प्रसिद्ध है, 1922 वाला अधिवेशन, 1922 का गया अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है वो सी.आर. दास के द्वारा किया गया था। किसके दास? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास के द्वारा 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ठीक है। एक और अधिवेशन हुआ था बिहार में 1940। उस समय हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में वो झारखंड में पड़ता है, क्योंकि रामगढ़ तो रांची में पड़ता है, लेकिन उस समय जब ये 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उस समय तो रामगढ़ या रांची बिहार का ही भाग था। तो 1940 वाला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? रामगढ़ रांची में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अबुल कलाम के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था अनंत वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये मंदिर जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है। आइए कुछ और प्रसिद्ध मंदिर को देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ठीक है। एक सूर्य मंदिर कश्मीर में भी है। कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कश्मीर के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो ललिता दिव्य मुक्त पिंड के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? ललिता दिव्य मुक्त पिंड के द्वारा करवाया गया था। और कश्मीर के सूर्य मंदिर को मार्तंड मंदिका सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रुकिए लिख देती हूँ। मार्तंड मंडिका, मार्तंड मंडिका सूर्य मंदिर। मार्तंड मंडिका का सूर्य मंदिर के नाम से भी किस मंदिर को जाना जाता है? कश्मीर के सूर्य मंदिर को। ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था ललिता दिव्य मुक्त पिंड के द्वारा। वहीं लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है जजती केसरी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जजती केसरी के द्वारा करवाया गया था लिंगराज मंदिर के निर्माण। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हुआ था 8 अगस्त के मध्यरात्रि को, इसलिए कभी कभी इसको 9 अगस्त भी दिया जाता है। ठीक है। तो आप 8 अगस्त 9 अगस्त इसे मान सकते हैं। ठीक है। 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा करवाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन था। क्या था? नेतृत्व विहीन था, क्योंकि उस समय जितने भी प्रमुख नेता थे भारत के वो सारे को गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था किस ऑपरेशन के तहत? तो जीरो आवर्स ऑपरेशन के तहत जो है, जीरो आवर्स ऑपरेशन के तहत भारत के प्रमुख नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में। जबकि जयप्रकाश नारायण को जो है उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। मौलाना आज़ाद को कहाँ रखा गया था? उनको बांकुड़ा जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में। जबकि जवाहर प्रसाद नेहरू को जो है अहमदाबाद जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर जेल में रखा गया था उनको। अहमदाबाद या फिर अहमदनगर, थोड़ा सा मिसमाइंड हो रहा है कि उनको किस जेल में रखा गया था।
जवाहरलाल नेहरू को शायद अहमदनगर किले में ही रखा गया था, हाँ कंफर्म, अहमदनगर किले में ही रखा गया था, ठीक है, अहमदाबाद में नहीं। और जबकि मौलाना आज़ाद को तो बांकुड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, पटना के बांकीपुर जेल में, जबकि महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, कस्तूरबा गांधी को कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था, ठीक है। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 क्रांति बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा? एक अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति को ही संकल्प क्रांति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त क्रांति, संकल्प क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों एक ही है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी 8 अगस्त 1942 को, और 8 अगस्त को 12 बजे रात में शुरुआत होने के कारण इसको कभी कभी ऑप्शन में 9 अगस्त भी दे दिया करता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि 8 अगस्त और 9 अगस्त दोनों देगा नहीं, एक ही देगा ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक कर लीजिएगा। एक है मांटेग्यू की घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है, अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो ये अगस्त घोषणा जो है ये 20 अगस्त 1917 को, कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को मांटेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। एक है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था और किसके द्वारा? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, कब रखा गया था? 8 अगस्त 1940 को, किसके द्वारा? लिनलिथगो के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। 3 हो गया, अगस्त क्रांति, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942, जबकि अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917, जबकि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, ठीक है। एक और है कि 16 अगस्त 1946 को जो है मोहम्मद जिन्ना के द्वारा, किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को, किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके द्वारा दिया गया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। जबकि करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही बम्बई रेडियो का प्रसारण हुआ था, ठीक है। बम्बई भूमिगत होके बम्बई रेडियो का प्रसारण का नेतृत्व किसके द्वारा संभाला गया था? तो बम्बई रेडियो का प्रसारण का नेतृत्व जो है वो संभाला गया था उषा मेहता के द्वारा। किसके द्वारा संभाला गया था? उषा मेहता के द्वारा। लेकिन कंटिन्यू रेडियो में लगातार बोलने का काम किसने किया था? तो रेडियो में लगातार बोलने का काम जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। जबकि प्रसारण का नेतृत्व संभाला गया था उषा मेहता के द्वारा। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग रेडियो के माध्यम से लोग को मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। अलग की बात है कि सारे भारत के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन भारत के सारे लोग आप लोग के सपोर्ट में आप लोग आंदोलन को नेतृत्व कीजिए। तो इसीलिए उस समय भारत के सारे लोग अपने अपने स्तर से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, ठीक है। तो ये आंदोलन भी लगभग सफल ही माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, कौन सा? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था महात्मा गांधी और उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है, ठीक है। वहीं अगर लखनऊ पैक्ट की बात की जाए तो लखनऊ पैक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? कब जाना जाता है, मतलब कब हुआ था लखनऊ पैक्ट? तो लखनऊ पैक्ट जो है वो हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। इस समय क्या हुआ था? तो इस समय बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ था। जो अभी मैं जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताई ना कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ही मंच को साझा किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से ही हो पाया था, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। वहीं एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट के समय जो है महात्मा गांधी तो यरवदा जेल में बंद थे, तो उनके तरफ से इस
पैक्ट जो हुआ था, इस पैक्ट पे साइन किसने किया था, सिग्नेचर किसने किया था? सिग्नेचर जो है महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन कुछ बुक में सी राजगोपालाचारी का भी नाम दिया गया है कि सी राजगोपालाचारी के द्वारा महात्मा गांधी की तरफ से साइन किया गया था, लेकिन बहुत सारे बुक में मदन मोहन मालवीय का ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हालांकि ऑप्शन में दोनों का नाम देगा ही नहीं, मदन मोहन मालवीय ही देगा, और ज़्यादातर बुक में मदन मोहन मालवीय का ही नाम का जिक्र किया गया है। ठीक है, कि तो पूना पैक्ट में महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय के द्वारा सिग्नेचर किया गया था। ठीक है, और एक तरफ से भीमराव अम्बेडकर सिग्नेचर किए थे। आपसे पूछा जाएगा कि यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? तो यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और ये प्रथम भारतीय नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे। एशिया महाद्वीप में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। इनको कब मिला था नोबेल अवार्ड? तो इनको मिला था सन 1913 में। कब मिला था? सन 1913 में। और किस क्षेत्र में मिला था? इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। और किस रचना के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए भी मिला था। किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल अवार्ड मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो हुई थी 1921 में। कितने में हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका साहित्य का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र, इसके बाद फिजिक्स का क्षेत्र हो जाएगा, केमिस्ट्री का, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में 5 क्षेत्र में ही दिया जा रहा था। कौन सा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और शांति और साहित्य। 7 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। हाँ, 7 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल अवार्ड। शुरुआत तो 1901 में हुआ था। 6 क्षेत्रों में 1901 में एक से ही दिया जाता है नोबेल अवार्ड। कौन कौन सा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, शांति, साहित्य। ठीक है, इतने क्षेत्रों में 1901 से ही दिया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरुआत कब हुआ नोबेल अवार्ड देने का? तो 1968 से। कब शुरुआत हुआ? 1968 से। 1968 में घोषणा किया गया कि इकोनॉमी के क्षेत्र में भी अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम दिया कब गया था? तो 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। किसको दिया गया था? रेगनर फ्रिज को जो है अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का किसे मिला था? रेगनर फ्रिज को मिला था। कब मिला था? 1969 में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में ही। ठीक है, 1901 में ही हुई थी। उसमें रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में देना प्रारंभ किया गया था। 5 क्षेत्र में उसी टाइम शुरुआत हो गया। लेकिन छठा इकोनॉमी जुड़ा जो 1968 में जुड़ा था। ठीक है, और 1969 में पहली बार दिया गया इस क्षेत्र में। और प्रथम भारतीय या प्रथम एशियाई कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दल विहीन राजतंत्र की परिकल्पना किसने किया था? तो भारत में दल विहीन राजतंत्र की परिकल्पना जो है वो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान कब दिया गया था? तो बॉम्बे प्लान जो है वो दिया गया था 1944 में। किसके द्वारा? तो ये दिया गया था आर्देशिक दलाल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? आर्देशिक दलाल के द्वारा बॉम्बे प्लान दिया गया था सन 1944 में। गांधी योजना किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी योजना जो है श्रीमन नारायण के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था गांधी योजना? श्रीमन नारायण के द्वारा। कब दिया गया था? सन 1944 में दिया गया था। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि जन योजना, जिसे पीपुल प्लान कहा जाता है, यानी कि जन योजना या पीपुल प्लान किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1945 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1945 में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा दिया गया था? तो सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1950 में दिया गया था। और इसी के सर्वाधिक भाग को लेकर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। किसका सर्वाधिक भाग लिया गया था? सर्वोदय योजना का, जो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसी के सर्वाधिक भाग को लेकर
योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग है जो कार्य कर रहा है? तो नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन जो है वो हुआ था 1 मार्च 2014 को। कब हुआ था? 1 मार्च 2014 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था योजना आयोग के स्थान पर? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी, अच्छा सॉरी, तभी से मैं 2014 बोल रही थी, एक्चुअली माइंड में 2014 रिकॉल आ रहा था, लेकिन नहीं, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो है वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है वो कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को नियुक्त किया गया था। ठीक है, वहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जबकि तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे तीसरे सत्याग्रही। चौथे सत्याग्रही कौन थे? तो चौथे सत्याग्रही जो थे, चौथे सत्याग्रही सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। एक बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। जबकि चौथे सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम महिला सत्याग्रही भी है। कौन है? प्रथम महिला सत्याग्रही सरोजिनी नायडू ही है। और जबकि चौथे सत्याग्रही के रूप में इसे जाना जाता है। और महिला के बारे में पूछ दिया जाए तो प्रथम महिला सत्याग्रही है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके लिए, अच्छा ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है, 8 नंबर, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है सन 1961 में हुई है। कब हुई है? सन 1961 में। और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को। किसे नवाजा गया था? प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके लिए टिकरापाड़ा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो टिकरापाड़ा अभ्यारण्य जो है वो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आपसे पूछा जाएगा काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। काजीरंगा अभ्यारण्य है कहाँ? तो काजीरंगा अभ्यारण्य है असम में। कहाँ है? असम में। दाचीग्राम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है हंगुल या फिर कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हंगुल या कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। वैसे भारत तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली 3 नदियाँ हैं, 3 प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन से? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन सा है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। अगर ब्रह्मपुत्रा की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? आंगसी हिमानी। कौन सा है? आंगसी हिमानी से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा का ही एक और नाम है यारलुंग जांगपो। यारलुंग जांगपो के नाम से किसे जाना जाता है? तो यारलुंग जांगपो या थारलुंग जांगपो, हालांकि यारलुंग जांगपो ही लिखा जाता है। यारलिंग जांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता? तो यारलिंग जांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। दिहांग के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दिहांग के नाम से भी ब्रह्मपुत्रा नदी को ही जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को? तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखुरचू, कौन सा? बोखुरचू हिमानी या फिर सिंघी खवान हिमानी या फिर शेरमुख
एक ही नाम है तीनों को, मतलब एक ही जगह का तीनों नाम है, बोखुरचू हिमानी, सिंगी खवान या फिर शेरमुख से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बोखुरचू हिमानी, सिंगी खवान या शेरमुख से। ठीक है, वहीं अगर राकसताल की राकसताल बोल रहे हैं, सतलज नदी की बात की जाए, सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है, सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील है। कौन सा झील है? राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जबकि ब्रह्मपुत्रा का आंशी हिमानी से और सिंधु नदी का बोखरचू हिमानी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय फसल के अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये गलत हो गया था, इसको कट करना चाहिए था मुझे। हाँ, राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय फसल अनुसंधान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में राष्ट्रीय फसल अनुसंधान स्थित है। आइए कुछ और अनुसंधान को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान जो है वो स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है, जबकि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। और राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झूम कृषि को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि को छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक कृषि में प्रमुख रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो व्यापारिक कृषि में या फिर वाणिज्यिक कृषि में प्रमुख रूप से आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगर व्यापारिक कृषि के रूप में कुछ फसलों के बारे में जानेंगे कि किसे व्यापारिक कृषि, मतलब व्यापारिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तो प्रमुख फसल हैं जैसे कि गन्ना हो गया, तंबाकू, रबर आदि का खेती जो है वो व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसका? गन्ना, तंबाकू, रबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति किस प्रमुख फसल को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कहाँ और हरियाणा में अपनाया गया था? तो हरित क्रांति के समय प्रमुख फसल वो कौन सा है जिसको हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अपनाया गया था? तो वो गेहूं है। कौन सा प्रमुख फसल है? गेहूं है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति के समय सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ था? तो सर्वाधिक लाभ गेहूं को हुआ था। किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था। ना लाभ ना हानि किसको हुआ था? तो मोटा अनाज को। किसको? मोटा अनाज को ना लाभ ना हानि हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? तो हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गैडे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गैडे के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। और MS स्वामीनाथन को 2024 में नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, MS स्वामीनाथन को 2024 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। ठीक है, जिन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। जबकि आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? तो विलियम गैडे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। किससे है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध जो है वो मांस या टमाटर उत्पादन से है। ठीक है, जबकि गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। किससे है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। वहीं अगर श्वेत क्रांति की बात की जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से। परमनी क्रांति का संबंध भिंडी से। शेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर से है। किससे है? केसर से है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित, कौन सा कंक्रीट निर्मित बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध जो है वो टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध। ये कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में टिहरी बांध है। किस नदी के संगम पर टिहरी बांध है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। किस नदी के संगम पर? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात कीजिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर। कितना है इसका ऊंचाई? तो ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक है, टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचाई है और ये भारत का सबसे
ऊंची कंक्रीट निर्मित बांध है और कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। किस नदी के संगम पर? तो भिलांगना और भागीरथी के संगम पर स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? कौन सा नहीं, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है, तो वो है, कौन सा है? वो है उमानंद, मांजुली, सॉरी उमानंद नहीं, मांजुली। उमानंद तो सबसे छोटा हो जाएगा। मांजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और कहाँ स्थित है? असम में। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है। कौन सा है? उमानंद। उमानंद जो है ये विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है और ये भी असम में ही है और इसका निर्माण भी ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शीतकालीन फसल को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल को भारत में रबी फसल के नाम से जाना जाता है। किस फसल के नाम से? रबी फसल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शीतकालीन फसल यानी कि रबी फसल का एग्जाम्पल कौन कौन से फसल हैं? तो रबी फसल का एग्जाम्पल कुछ प्रमुख है, जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, जिसे चिकना भी कहा जाता है, देसी भाषा में, गाँव की भाषा में चिकना कहा जाता है, ठीक है। यानी कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, ये सब सारे रबी फसल के एग्जाम्पल है। जबकि एक खरीफ फसल होते हैं, ठीक है, जिसे ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। तो खरीफ फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द का दाल, अरहर दाल, मूंगफली, सूर्यमुखी, सोयाबीन, तिल, जूट, कपास, तंबाकू, ये सब सारे खरीफ फसल के एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है एशिया का चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील, जो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा झील जो है वो वेम्बनाड झील है। कौन सा झील है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील है लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक झील, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। आपसे पूछा जाए कि भारत में एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? तो भारत में एकमात्र तैरता हुआ झील का एग्जाम्पल भी लोकटक झील है, ठीक है। भारत में एकमात्र तैरता हुआ झील का एग्जाम्पल कौन सा है? लोकटक झील है, जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो लोकटक झील है। कौन सा है? लोकटक झील है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा मीठे पानी का झील या फिर भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो वो हो जाएगा बूलर झील। कौन सा हो जाएगा? बूलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो विश्व का सबसे गहरा झील जो है वो हो जाएगा बैकाल झील। कौन सा हो जाएगा? बैकाल झील, जो एक मीठे पानी का झील है, ठीक है। मीठे पानी का झील है बैकाल झील, जो सबसे गहरा झील है विश्व का। लेकिन भारत का सबसे गहरा झील तो बूलर झील है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये मीठे पानी का झील है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे मीठे पानी का झील, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है, तब भी बूलर झील ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बूलर झील हो जाएगा। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तो सुपीरियल झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुपीरियल झील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद का अर्थ है संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है? संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण है संघवाद का अर्थ। संघवाद कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। जबकि संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया, तो अवशिष्ट सूची का प्रावधान जो है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 248 में किया गया है, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से कुछ प्रमुख विषयों पर सलाह लेने का
प्रावधान जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, जिसका जिक्र आर्टिकल 143 में किया गया है। ये प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सालार जंग, कौन सा? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और आपको बता दूं मैं कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को किसके नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। दोनों के बीच एक झील है, निजाम सागर झील। कौन सा झील? निजाम सागर झील, जो एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील है। कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में पड़ता है। एक और झील है हुसैन सागर झील, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी दोनों शहर के बीच में पड़ता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में पड़ता है हुसैन सागर झील, ठीक है। और निजाम सागर झील, तो निजाम सागर झील भी वही है। अगर सिकंदराबाद ऑप्शन में नहीं देगा तो डायरेक्ट हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों देगा तो बहुत हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये जो है कथन किसके द्वारा है? स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है? तो ये दिया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। और अब्राहम लिंकन के द्वारा ही अमेरिका में 1883 में अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब्राहम लिंकन के द्वारा ही अमेरिका में 1863 में, कब? 1863 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कब किया गया था दास प्रथा का उन्मूलन? तो 1863 में किया गया था। जबकि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 में किया गया था। कब किया गया था? 1843 में। किसके शासनकाल में? एलन बरो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? एलन बरो के शासनकाल में। उस टाइम गवर्नर जनरल एलन बरो था, उसी के शासनकाल में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। एलन बरो के द्वारा एक और काम किया गया था कि साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान जो है, जैसे संडे को, हर रविवार को छुट्टी होता है ना, कोई भी सरकारी कार्यालय में आप रविवार को छुट्टी देखते होंगे, छुट्टी रहता है। तो किसके शासनकाल से ये प्रारंभ हुआ था साप्ताहिक छुट्टी का? तो ये भी प्रारंभ हुआ था एलन बरो के काल में। किसके काल में? एलन बरो के काल में, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा कि अभी तो देखे ही नहीं होंगे, जब देखेंगे तो आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग और रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।